नमस्कार चक्षुदर्शी के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे आने वाले कल की। आने वाला कल इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाला कल ही नहीं, आने वाला पूरा महीना इस देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और ये मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा, यानी पूरे एक महीने इसमें तमाम छुट्टियां भी होंगी। लेकिन इस मानसून सत्र में एक तरफ विपक्ष ने एक नया नारा ईजाद किया है, उस पर बात होगी, और दूसरी तरफ सरकार जो है वो अपने हिसाब से देश को चलाने की बात करने की तैयारी करके आई है। सरकार इस मानसून सत्र में 8 अलग अलग विधेयकों को पारित कराना चाहती है। हालांकि इन विधेयकों में से ऐसा कोई विधेयक नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा विवादास्पद हो। तो बात करते हैं मानसून सत्र में क्या होगा और क्या नहीं होगा। मानसून सत्र के ठीक पहले आपको मालूम है कि इंडिया गठबंधन ने अपनी एक बैठक की है। ये बैठक वर्चुअल बैठक भी रही है और इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। लेकिन बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि इसमें आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। बावजूद इसके गठबंधन के 24 सदस्य इस बैठक में शामिल हुए और इस बैठक में तय किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरने के लिए चक्रव्यूह की रचना कैसे की जाए और इस चक्रव्यूह में घेर करके सरकार को जवाबदेह बनाया जाए। सरकार तो अभी गिरने से रही, क्योंकि अभी बैसाखियों पर चल रही है सरकार, और दोनों बैसाखियां जो हैं टीडीपी की और जेडीयू की, वो अपनी जगह मुस्तैद खड़ी हुई हैं, अभी हिली डुली ज़्यादा नहीं है। इसलिए सरकार को गिराने का तो इस सत्र में कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार को एक तरह से घेरने की जरूर कोशिश की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार विपक्षी गठबंधन ने जो नारा दिया है वो बड़ा रोचक है। वो नारा है कि देश बचाओ भाजपा हटाओ। ये ऐसा ही मिलता जुलता नारा एक ज़माने में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन के वक्त भी दिया गया था। उसमें यह था कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ, और इसमें व्यक्ति की नाम नहीं दिया गया है, इसमें बीजेपी का नाम है। इसमें देश बचाओ और बीजेपी हटाओ, यहाँ व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। इस बैठक में जो मुद्दे तय किए गए विचार विमर्श के लिए, वो तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन असली मुद्दा तो है कि देश बचाओ और भाजपा हटाओ। बैठक में पहलगाम का जो 22 अप्रैल का हत्याकांड है, 26 लोग जिसमें मारे गए थे, उस पर सरकार की विफलता के बारे में चर्चा की गई। उसके बाद चर्चा की गई ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर के प्रति पूरे विपक्ष ने जब पूरा समर्थन दिया था, तो इसको बीच में ही आधा अधूरा क्यों छोड़ दिया गया, इसको सीज फायर क्यों कर दिया गया। और सीज फायर के बारे में भी जो जानकारी है वो भारत के प्रधानमंत्री ने बाद में दी, पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने दी। और इस सीज फायर के बाद लगातार 24वीं बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जिनके जवाब आना अभी बाकी हैं। जैसे अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि इस भारत पाकिस्तान के बीच 3 दिन के युद्ध में 5 फाइटर प्लेन गिरे। अब ये फाइटर प्लेन किसके गिरे, भारत के गिरे कि पाकिस्तान के गिरे, ये पता नहीं है, लेकिन इस पर बहस होगी। इसके साथ साथ बहस होगी हमारे जो विदेश नीति है, अमेरिका चीन को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के, इस पर भी बिल्कुल इस मानसून सत्र में बहस होने वाली है। इसमें बहस तो होगी जो हमारे लोकसभा और के पुनर्निर्धारण की सीमा पुनर्निर्धारण का मुद्दा है, इस पर भी बहस होगी। दक्षिण में ये मामला बहुत गर्म है। भाषा विवाद के बाद सबसे महत्वपूर्ण विवाद यही है कि वहाँ अगर लोकसभा क्षेत्रों का सीमा निर्धारण होता है तो उनका नुकसान हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण मुद्दा विपक्ष की इस बैठक में था, वो ये था कि देश में पिछले 10 साल की तो छोड़ दीजिए, लेकिन इसके हालिया 1 साल में पिछड़ों पर और दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बेहिसाब बढ़ी हैं।
अब पूरे देश में बढ़ी हैं, लेकिन जो डबल इंजन की सरकारें हैं उनमें ज़्यादा बढ़ी हैं। एक मुद्दा बहस के लिए इस बैठक में आया था कि जो विमान हादसा अहमदाबाद में हुआ उसमें क्या भूल चूक हुई, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है, उसकी जांच रिपोर्ट को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेर सकता है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो केंद्रीय चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे नीति आयोग हो, चाहे महिला आयोग हो, चाहे और कोई संस्थान हो, इन सब का बेरहमी से दुरुपयोग सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इन सबसे ऊपर जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है SIR का, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो है ना, रिन्यूअल, जो पुनः बिहार में चल रहा है, मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण अभियान। इस अभियान को लेकर के विपक्ष इस मुद्दे पर एक मत था और उसका ये कहना था कि ये जो अभियान है एक तरह से अघोषित आपातकाल है। तो आने वाले दिनों में ये अभियान पूरे देश में भी चल सकता है और नारा ये है इस अभियान के पीछे कि हम किसी गैर भारतीय को मतदाता सूची में नहीं देंगे, नहीं रहने देना चाहिए। हम भी इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जिस ढंग से बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये मुहिम छेड़ी गई, इससे सरकार की नीयत पर संदेह होता है, क्योंकि इसी मतदाता सूची के आधार पर तो हमने हमारे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव हुए। तो रातों रात ये क्यों तय किया गया कि इस सूची का इतना गहन पुनरीक्षण किया जाए, इतने इफ बट लगा दिए जाएं, इतने दस्तावेज मांग दिए जाएं कि उसमें से जो 6 करोड़ के ऊपर मतदाता है उसमें से कम 1-2 करोड़ को घर बैठा दिए जाएं। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं। इस बैठक में थोड़ी सी रार भी हुई। रार कैसे हुई कि जो हमारे CPM के डी राजा साहब हैं वो थोड़े चुप थे। शायद वो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस बयान से चुप थे जिसमें उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री की तुलना या केरल CPM की तुलना RSS से कर दी थी। तो उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन अपना रोष प्रकट किया। ऐसा ही रोष प्रकट कर सकती थी आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, लेकिन ये दोनों दलों ने इस बैठक में आना मुनासिब नहीं समझा। तो इसको लेकर के हो सकता है कि विपक्ष का जो प्रदर्शन है थोड़ा बहुत डामाडोल हो जाए, लेकिन चूंकि 24 अन्य दल जो हैं वो इसमें शामिल हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के जो हमले हैं वो कुछ हल्के पड़ेंगे। क्योंकि TMC भी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनको भी अपने अपने वजूद की चिंता है। और बंगाल में बिहार के बाद बंगाल का ही नंबर है, और अभी मोदी जी ने जिस ढंग से वहाँ जाकर के जय श्री राम को भूल करके जय माँ का नारा लगाया है और ये जिम्मेदार ठहराया है, TMC की सरकार को विकास विरोधी बताया है, उससे जाहिर है कि TMC वहाँ पर बंगाल में अकेले दम पर चुनाव जीत नहीं सकती। इस बार तो नहीं जीत सकती, 2 बार तो जीत लिए, लेकिन पिछले एक दशक में भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे अनुभव किए हैं और भारतीय जनता पार्टी मैन, मशीन और मनी तीनों का बेहतर इस्तेमाल करना सीख गई है। और इसी बिना पर उसने आप देखिए लगातार विधानसभा मध्य प्रदेश जीती, राजस्थान जीता, छत्तीसगढ़ जीता, आपका ये महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता, और अब बिहार बारी है, उसके निशाने पर अब बंगाल भी है। तो ऐसे में बेहतर होता कि TMC और आम आदमी पार्टी दोनों भी इस INDIA यानी इंडिया गठबंधन के साथ रहते, लेकिन उनका अपना निर्णय है, उनकी अपनी ज़रूरतें हो सकती हैं, उनकी अपनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, इसलिए वो इस गठबंधन से अलग हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने तो घोषित रूप से कह दिया है कि वो अब इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन अभी तृणमूल कांग्रेस की ओर से ऐसा बयान नहीं आया है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने संसद सत्र के ठीक पहले हुए इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल न होकर के ये संदेश जरूर दे दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। तो एक बात है कि TMC को की अच्छी ताकत है बंगाल में बेशक, और लगातार 2 विधानसभा चुनाव TMC ने वहाँ जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद वहाँ अब पांव जमाने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के पास
काफ़ी संख्या में वहाँ विधायक हैं, कुछ सांसद भी हैं। ऐसे में ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, उन्हें सोचना चाहिए कि जब पूरा देश सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एकजुट है, देश को बचाने के लिए बीजेपी को हटाने का नारा दे रहा है, तब वो अलग थलग क्यों होना चाहती हैं। इसका नुकसान भी हो सकता है इसके कुछ फ़ायदे भी हों। नुकसान ज़्यादा है। मैंने देखा है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, जब भी वो गठबंधन से, किसी बड़े गठबंधन से अलग हुए हैं, उनका नुकसान हुआ है। बिहार में आप चाहे उत्तर प्रदेश चले जाइए, चाहे बिहार चले जाइए, चाहे उड़ीसा चले जाइए, सब जगह ये हुआ है। तो अभी गुंजाइश है, ऐसा नहीं कह सकते कि टीएमसी मानेगी नहीं। मान जाए तो ठीक है, देश के हित में, न माने तो भी ये अभियान तो चलने वाला है। ये नारा तो अब बुलंद होगा कि देश बचाओ और बीजेपी हटाओ। अब बीजेपी हटे या ना हटे ये अलग बात है, लेकिन नारा चलेगा, जैसा कि पहले चला था कि देश बचाओ इंदिरा हटाओ। तो इंदिरा गांधी भी इमरजेंसी के बाद हटी, कुछ साल के लिए, 2-2.5 साल के लिए हटी, लेकिन वापस आ गई। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस नारे का शिकार बन जाए, जनता के गुस्से का शिकार बन जाए, और जो विपक्षी गठबंधनों ने जो चक्रव्यूह रचा है उसमें उलझ जाए, फंस जाए और उससे बाहर ना आ पाए। लेकिन ये फिलहाल एक दिवा स्वप्न है, लेकिन कोशिश तो होनी ही चाहिए, कोशिश हो भी रही है। बाकी तो इस नारे का असर सबसे पहले तो हम बिहार विधानसभा चुनाव में देखेंगे कि वहाँ ये नारा कितना कारगर साबित हुआ है, क्योंकि वहाँ का जो मुद्दा है वो अलग है। सघन मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण मुद्दा है, लेकिन अभी एक नया मुद्दा और नया नारा है कि देश बचाओ और बीजेपी हटाओ। तो अब देखते हैं कि बिहार की जनता इस नारे को साकार करती है कि नहीं, वहाँ से बीजेपी का सफाया करती है कि नहीं। अगर बिहार विधानसभा चुनाव से बीजेपी इस नारे के बाद उखड़ती है, तो आप ये मानिए कि उसके उखड़ने का सिलसिला फिर जारी रहेगा। वो फिर उखड़ेगी, बंगाल में भी उखड़ेगी, बंगाल के बाद और जहाँ भी चुनाव होंगे, असम में होंगे, पंजाब में हों, जहाँ भी हों, उन चुनाव में भाजपा को अपने पांव पर खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस बीच भाजपा भी अपने तमाम अंतर विरोधों से जूझ रही है। भाजपा को नया प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए, और उधर आरएसएस के जो प्रमुख हैं डॉक्टर मोहन भागवत, उन्होंने 75 के होते ही दूसरों के लिए रास्ता छोड़ने के भी एक संदेश छोड़ दिए हैं। सितंबर में इसका भी फैसला होना है कि 75 के होके खुद डॉक्टर भागवत और माननीय प्रधानमंत्री मोदी दूसरों के लिए रास्ता छोड़ते हैं या इस सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, भारत में ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि लोग 75 के होने के बाद पद पर नहीं रहेंगे। बहुत से नेता हैं जो 75 पार के हो चुके थे और प्रधानमंत्री के पद पर रहे। मोरारजी देसाई रहे, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। तो मोदी जी को भी इस आधार पर तो कम से कम पद से हटने के लिए नहीं कहा जा सकता। और डॉक्टर भागवत ने अगर कहा है और संकेत दिया है, तो इसके कई मायने हैं और हो सकते हैं। अब इसी सत्र में आप देखेंगे कि भारत की जो सरकार है उसने एक कार्यसूची, सरकारी कार्यसूची भी बना रखी है, उस पर वो अपना काम करेगी। उसे मालूम है कि ये सत्र हंगामे में डूबा रहेगा, बावजूद इसके जो सरकारी काम काज है वो ध्वनिमत से पारित पूरा हो जाएगा। जैसे आयकर विधेयक और कराधान संशोधन विधेयक है, जन विश्वास विधेयक है, भूमि विरासत विधेयक है, खान खनिज विधेयक है, राष्ट्रीय खेल प्रशासन से संबंधित कुछ विधेयक हैं। इनको इस सत्र में लाया जाएगा और ये पास हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। असली दिक्कत तो ये है कि सरकार इस सदन को चलने भी देगी कि नहीं की जाएगी, या जैसे पहले हो चुका है अतीत में कि समूचे का समूचा विपक्ष निलंबित कर दिया गया, हंगामे के बाद 150 लोगों को संसद के बाहर कर दिया गया। तो क्या उसकी पुनरावृत्ति होगी, या सरकार जिम्मेदारी के साथ जवाब देगी, विपक्ष का सामना करेगी। अब जो होगा वो कल से आपको नज़र आने लगेगा, क्योंकि इस समय सरकार घिरी तो हुई है, हर मामले में घिरी हुई है। तिब्बत के मामले में घिरी हुई है। तिब्बत के जो हमारे धार्मिक गुरु है सर्वोच्च दलाई लामा, उनके उत्तराधिकारी को लेकर के एक केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जो बयान दिया था, उसको लेकर के जिस ढंग से चीन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और जिस ढंग से भारत की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया, वो भी एक विवाद का मुद्दा है। और हाल में ही, कल और परसों ही
जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये कहा है कि 5 लड़ाकू विमान गिरे भारत पाकिस्तान के 3 दिवसीय युद्ध में, तो उस पर भी सरकार को घेरा जाएगा। अब सरकार चूंकि 10 साल से 11 साल से ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करती आई है, तो ये कहना मुश्किल है कि वो इस सत्र में विपक्ष के सामने घुटने टेक देगी या विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों से विचलित हो जाएगी। सरकार अब अभ्यस्त हो गई है, सरकार को विपक्ष की ज़्यादा परवाह नहीं है, क्योंकि अब सरकार और सरकारी पार्टी के पास एक तरह से चुनाव जीतने का जो मंत्र है वो हाथ लग गया है, और इसके आधार पर सरकार अपवादों को छोड़ करके लगातार तमाम सारे चुनाव जीतती चली आ रही है। तो देखते हैं अब इस जंग में क्या होता है। आप भी देखिए, कल से अपने टीवी पर नज़र रखिए, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयों पर नज़र रखिए, देखिए कितनी देर चल पाती हैं, कितनी देर हंगामा होता है, कितनी संजीदगी लोग दिखाते हैं, और बाकी सब आपके सामने होगा ही। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर अब संसद चूंकि रहेगी, तो कल फिर कोई नया मुद्दा सामने आएगा, उस पर भी बात करेंगे, और इस बीच में अगर कोई नया घटनाक्रम होगा तो उस पर भी बात की जाएगी। तो कृपा करके इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर सकें तो बहुत अच्छा है। परिवार धीरे धीरे हमारा बढ़ते रहना चाहिए, ताकि ये जो निरंतरता है वो बनी रहे। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसमें सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।